हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर सेट फॉर क्लास 10। ठीक है, तो सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास 10 साइंस के लिए हम सेट 2 डिस्कस करेंगे, उसका सेक्शन ए। ठीक है, तो एक सेट का हमने सेक्शन ए डिस्कस करा है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द दूसरे सेट का हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। और हमें पता है कि सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं अगर हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा और हमने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लगा दिया तो। ठीक है, बट क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ा तो जनरली क्या होता है, हमसे आंसर गलत ही टिक हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन ए के हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? द चेंज इन द कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। ठीक है, जो हमारा मॉइस्ट लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज हो जाता है किसकी प्रेजेंस की वजह से, है ना। मॉइस्ट लिटमस पेपर का कलर है जो चेंज हो रहा है, क्यों चेंज होता है? प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, या फिर प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज अ इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिटमस, मॉइस्ट लिटमस पेपर होना चाहिए, कि ड्राई लिटमस पेपर होगा तो कलर चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू से रेड हो जाता है या फिर रेड से ब्लू हो जाता है। तो उसमें मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मॉइस्ट लिटमस पेपर का जो कलर चेंज है, कलर जो है वो चेंज होता है, वो मेनली किसके वजह से होता है? ड्यू टू द आयंस। किसके वजह से होता है? आयंस के वजह से होता है। ठीक है, वो आयंस हमारे वो H प्लस आयन भी हो सकते हैं या फिर वो OH माइनस आयन भी हो सकते हैं। तो कलर जो चेंज होता है वो मेनली आयंस के वजह से होता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर। ठीक है, अब हमारा थर्ड है तो इसने हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, या फिर ओनली फोर्थ। तो आंसर विल बी ओनली थर्ड। ठीक है, तो हमें ध्यान से टिक लगाना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से टिक लगाना है, सो दैट गलत ना हो। ठीक है, जल्दबाजी की वजह से हमारा एक नंबर डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। इन द रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन इससे दे रखी है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस पे हमें बेस क्वेश्चन दिख रहा है हमें ये। ठीक है, तो रिएक्शन को ही हम अलग से लिखेंगे हम, ये MnO2 प्लस में, हाँ जो भी यहाँ पे साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गए, साथ में कौन आ गए? MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस में Cl2। ठीक है, अभी इस रिएक्शन के अंदर ही देख लेते हैं कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हुआ है, फिर ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ठीक है, Mn को Mn के साथ कंपेयर करा तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है, दिख रहा है। Mn को Mn के साथ कंपेयर करा तो यहाँ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे Cl आ गए। तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है हमें पता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। और यहाँ पे अब Cl को HCl को Cl के साथ ही कंपेयर करना है। तो Cl को Cl के साथ ही अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन अब यहाँ पर हट गया है। और हमें पता है हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, इजंट इट? क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो और हम पता आंसर को सिर्फ किस, आंसर जो हमें देने होते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है कौन रिड्यूस्ड हुआ है, वो हमें सिर्फ किसको देख के देने होते हैं? रिएक्टेंट को देख के। तो रिड्यूस्ड कौन हुआ? हमारा MnO2 हुआ है। और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? HCl हुआ है, क्योंकि इसमें से H हट गया है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखें, MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। किसमें रिड्यूस हुआ है? MnCl2 में भी, ठीक है। HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है पानी के अंदर नहीं, HCl तो ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 के अंदर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे क्या है? MnO2 जो रिड्यूस हो गया है मैग्नीज क्लोराइड के अंदर, ठीक है ये। और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है टू द Cl2, हाँ ये ठीक है। तो ऑप्शन विल बी द बी। ठीक है, तो रिएक्शन के साइड में हमें देख लेना है करके कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है, देन ऑप्शन पर टिक लगाना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो पजल हो सकता है। डन ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। ठीक है, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है? पहली ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? ब्राउन पाउडर ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, आगे कलरलेस गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व्ड। मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। ठीक है, और आगे क्या है? रेडिश ब्राउन गैस विद द स्मेल ऑफ अ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो हमारे वो क्लास 10th के अंदर हमें जो एक्टिविटी दे रखी है वो मैग्नीशियम रिबन वाली हमें दे रखी है, इजंट इट? हमें पता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है? लेयर चढ़ी होती है किसकी? बेसिक मैग्नीशियम का, बेसिक कार्बोनेट की, यानी कि कार्बोनेट की। और ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है किसमें? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। उसको हटाने के लिए हम पता हम सैंड पेपर से रब करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है
वो बिल्कुल क्या हो जाता है, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब हम उसको बर्न करते हैं, जब हम उसको जलाते हैं, तो बहुत ही वाइट डेजलिंग फ्लेम, वाइट ब्रिलियंट वाइट प्रोड्यूस होती है, बहुत ही चमक प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, वो करेक्ट है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो जलता है विद द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट आफ्टर रबिंग विद द सैंड पेपर। ठीक है, तो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट नजर आती है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर, कब, जब हम उसको रब कर देते हैं विद द सैंड पेपर। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हमने रब करा विद द सैंड पेपर, आफ्टर दैट अगर हम उसको बर्न करेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ब्रिलियंट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, on placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate, it will be observed that the ferrous sulfate solution, तो क्या बोला है इसने कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, ग्रीन फेरस सल्फेट, हमें पता ही है जो फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, तो हमारा ये फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, दिस इज अ फेरस सल्फेट। ठीक है, उस फेरस सल्फेट के अंदर किसको रखा गया है, कॉपर कॉइन को रखा गया है। फेरस सल्फेट के अंदर किसको रखा, कॉपर कॉइन को रखा। तो क्या ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन क्या रही, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किसको प्लेस करा है, कॉपर को प्लेस करा है। ठीक है, फेरस सल्फेट के अंदर किसको प्लेस करा है, कॉपर को प्लेस करा है। और हमारी जो रिएक्टिविटी टेबल क्या कहती है कि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू द आयरन, बिकॉज कॉपर नीचे आ रहा होता है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो आयरन को नहीं हटा पाएगा। ठीक है, और आयरन को अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है देन आयरन। ठीक है, आयरन से कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना होने की वजह से नो चेंज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना होने की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, तो कॉइन जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन जो आएगा, टर्न ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंसेस डिपॉजिट, कुछ नहीं होने वाला है। टर्न कलरलेस, कुछ नहीं है ना, टर्न कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट, या फिर रिमेन ग्रीन एंड नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, तो ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है कंपेयर टू द आयरन। यानी यहाँ तक कि ठीक है। अब देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सिक्स क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अनीता जो है उसने क्या करा है, ईच ड्रॉप लिए, एक ड्रॉप किसके लिए, डाइल्यूट एसिटिक एसिड की, और एक ड्रॉप लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ऑन अ पीएच पेपर, कंपेयर द कलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो पीएच पेपर पे उन्होंने क्या करा है, जो अनीता है उन्होंने तो दो पेपर लिए, एक पे तो किसका ड्रॉप डाला है, एक पे किसका ड्रॉप डाला है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड का, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। और हमें पता है एसिटिक एसिड हमारा कोई नहीं, हमारा इथेनॉइक एसिड ही होता है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है CH3COOH होता है। ठीक है, और दूसरे पे किसका ड्रॉप डाला है, डाइल्यूट HCl का, है ना, किसका ड्रॉप डाला है, डाइल्यूट HCl का। ठीक है, तो इन दोनों एसिड के अंदर हम देखें तो कौन हमारा वीक एसिड है, एसिटिक एसिड हमारा वीक है, और जो डाइल्यूट HCl है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है ना, तो डाइल्यूट HCl जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो हमारा ये एसिटिक एसिड जो है, कंपेयर टू द डाइल्यूट HCl, जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, वो वीक एसिड है, ये तो वीक एसिड है। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो पीएच नंबर जो होगा वो ज्यादा देगा या फिर कम देगा। ठीक है, तो हमें पता है जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो पीएच नंबर उतना ही कम होता है। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पीएच नंबर आएगा वो क्या आएगा, लेस आएगा, पीएच नंबर जो होगा उसका कम होगा। एसिड के लिए नंबर हमें पता है 0 से 6 तक में ही होते हैं, पर लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो नंबर और कम होगा। ठीक है, और जो हमारा एसिडिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें पीएच नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन देखें तो क्या कह रहा है, ये पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच जो है एसिटिक एसिड का ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये ठीक है क्योंकि हमारा एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और वीक एसिड होने की वजह से इसका पीएच ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। डन है, ये हमें शुरुआत में दिख गया ये ठीक है, तो देन दिस विल बी द आंसर। डन यहाँ तक ये। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है,
इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विद द प्योर डॉफ प्लांट, ठीक है, प्योर टॉल पी प्लांट को प्योर डॉफ प्लांट के साथ क्रॉस किया गया है, तो देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। ठीक है, तो हमें प्योर टॉल और प्योर डॉफ के साथ क्रॉस किया, ठीक है, प्योर टॉल पी प्लांट, प्योर डॉफ पी प्लांट को क्रॉस किया, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एफ व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टॉल इन द F1 जनरेशन एंड इन F2 जनरेशन। ठीक है, तो टॉल प्लांट की परसेंटेज क्या होगी F1 और F2 जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो प्योर टॉल पी प्लांट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी यूज करते हैं। प्योर डॉफ प्लांट के लिए हम स्मॉल टी यूज करते हैं। तो हमारी F1 जनरेशन होती है वो हमें पता है क्या आती है, हाइब्रिड आती है, जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल आर टॉल होते हैं, सारे के सारे टॉल होते हैं। ठीक है, तो एफ वन जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट की परसेंटेज क्या जाती है, 100%। तो क्या होती है, 100%। 100% प्लांट क्या होते हैं F1 जनरेशन के अंदर, टॉल होते हैं, इजंट इट। ठीक है, और F2 के अंदर हमें पता है जो प्रोजेनी आते हैं F2 जनरेशन के अंदर, हमें पता है क्या था, तीन तो क्या आते हैं, वो तीन तो क्या आते हैं, टॉल आते हैं। रेशो में पता है ना क्या होती है, 3:1 होती है, इसमें हमें पता है तीन तो क्या होते हैं, टॉल होते हैं, और जो ड्वार्फ होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 3:2 में 1 की रेशो आती है ना। तो F2 जनरेशन के अंदर टॉल 3 होते हैं और ड्वार्फ 1 होते हैं, तो F2 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट की परसेंटेज कितनी हो गई। ठीक है, तो अगर ये तीन आ रहे हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना परसेंट हो जाता है, 75% हो जाता है, क्योंकि हम एक को 25% मान के रखते हैं। ठीक है, तो तीन कितना होगा, 75% होगा, इजंट इट। ठीक है, तो F1 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट की परसेंटेज कितनी है, 100% है, और F2 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट की परसेंटेज कितनी है, 75% है। तो ऑप्शन क्या है, ठीक है, ध्यान से हमें पहले 100% देखना है फिर 75, तो ऑप्शन डी का आंसर है। डन ये। ठीक है, अब उसके बाद वो क्वेश्चन क्या आता है, a complete circuit is left on for several minutes, causing the connecting copper wire to become a hot. As the temperature of the wire increases, the electrical resistance of the wire what? तो अगर हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट सर्किट है, उसको कुछ टाइम के लिए हमने ऑन कर रखा है, ठीक है, कॉपर वायर से वो बना हुआ सर्किट वो। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर वायर का राइज करता है, अगर वायर का टेम्परेचर राइज करता है तो रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें पता है मेटल्स के केस में क्या होता है, अगर हमने टेम्परेचर को राइज करा, मेटल के केस में अगर हमने टेम्परेचर को राइज करा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। मेटल्स के केस में अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ता है, मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर विल बी इंक्रीजेस, आंसर विल बी इंक्रीजेस। यानी आता है कि ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या आता है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड अ वायर हैविंग डायमीटर d, लेंथ l, as shown above. A decrease in the resistance of a wire would be produced by increase in the watt। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर दी गई होगी हमें। ठीक है, और क्वेश्चन को इवन देख के ही हमें समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड अ वायर। ठीक है, तो यानी कि एक वायर है और वायर के साइड में क्या है, प्लास्टिक इंसुलेशन है। ठीक है, तो चलो कॉपर वायर को हम ब्राउन कलर से बना देते हैं, तो ये हमारी कॉपर वायर है, और इस कॉपर वायर के आसपास क्या है, प्लास्टिक इंसुलेशन है। ठीक है, कॉपर वायर के पास आसपास क्या है, प्लास्टिक इंसुलेशन है। ठीक है, इसकी डायमीटर हमें दे दी है, कितनी है, डायमीटर इज अ डी, और लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, ये वायर बाहर नहीं निकल। ठीक है, जिसकी डायमीटर तो क्या है, डी है, और लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, तो क्या बोला है, a decrease in the resistance of a wire would be produced by the increase of what। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है, तो क्या इंक्रीज करने की वजह से होगा, तो हमें पता हो क्या होता है, जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। अगर हमने लंबाई बढ़ाई, लेंथ बढ़ाई, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन, इजंट इट। जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन के, यानी कि डायमीटर के एक तरीके से। ठीक है, तो अगर हमने क्या करा, डायमीटर को बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन को अगर हमने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे डायमीटर दी है, तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी बी। ठीक है,
तो डायमीटर को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहाँ तक है। और अगर इंक्रीज बोलता, क्या इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग द वॉट, तो हम लेंथ पर टिक लगा देते, ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट। Which of the following pattern correctly describe the magnetic field around the long straight wire? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है वो हमें पता है, मैक्सवेल ने हमें बताया था, व्हेन द करंट इज पासिंग फ्रॉम द स्ट्रेट वायर तो देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इजंट इट। तो एक स्ट्रेट वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है। और इवन में डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना होता है, जो करंट अगर अपवर्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, इजंट इट। ठीक है, तो आंसर विल बी द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ऑप्शन डी विल बी। और अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी लिखा होता तो वो भी हम साथ में ले लेते। डन ना, ये तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, तो होप्स यहाँ तक के वो 10 एमसीक्यू क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन ए के। ठीक है, इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस सीबीएसई सैंपल पेपर सेट। तो अच्छे से हमें क्वेश्चंस करने हैं सो दैट हम पेपर के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो होप्स यू ऑल एंजॉय दिस, थैंक यू।